Hello guys, today we'll study Indian Penal Code 1860 जो कि है एक्ट नंबर 45 1860 का, जिसका मतलब क्या है कि ये 1860 में पास होने वाला 45th एक्ट है। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862। इनेक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन इसे पार्लियामेंट से असेंट मिली और एनफोर्समेंट मतलब जिस दिन ये फोर्स में आया, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ। टुडे वील सी फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 5। सब अपनी बेयर एक्ट अपने साथ रखें, क्योंकि बेयर एक्ट के बिना पढ़ने का कोई तुक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और बेयर एक्ट ही मेन चीज़ है जिससे इंटरप्रिटेशन करके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। सारी बुक बेयर एक्ट्स की इंटरप्रिटेशन से ही बनी है। सेक्शन नंबर 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड। ये पहला सेक्शन बताता है कि इस जो पूरे एक्ट है इसका टाइटल क्या होगा, इसे किस नाम से बुलाया जाएगा। जैसे हम सबके नाम होते हैं, सबकी एक आइडेंटिटी होती है, ऐसी एक्ट की भी एक आइडेंटिटी होती है जिसका एक नाम होता है। तो इसका नाम क्या होगा और इसका ऑपरेशन कहाँ कहाँ तक होगा। इसका नाम है इंडियन पेनल कोड, जिसके नाम से जाना जाता है, जो इसका टाइटल है। दूसरी चीज़ कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक होगा, एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसका नाम इंडियन पेनल कोड होगा, इसे इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाएगा और इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया पे होगा। पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, बट जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है जम्मू कश्मीर वाला 2019 में, उसके बाद से एक्सेप्ट हट गया है, तो अब पूरे इंडिया में इसे अप्लाई कर दिया गया है। सेकेंड सेक्शन नंबर 2। अब अगर हम सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो ये बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। जो सेक्शन 3 और 4 है वो बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इसका फ़र्क ये है कि इंट्रा टेरिटोरियल जो होते हैं दैट टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस विद इन अ कंट्री, लाइक विद इन इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बियॉन्ड इंडिया, उनकी पनिशमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2, पनिशमेंट और ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। कोई भी ऑफेंस अगर इंडिया के अंदर कमिट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, इसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 2। तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। हर पर्सन, सारे पर्सन्स मतलब सारे फॉरेनर्स भी, क्योंकि यहाँ पे एवरी सिटीजन नहीं है, एवरी पर्सन लिखा है, तो वो लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए इस कोड के अंडर, इस कोड के प्रीव्यू में। अगर वो कोई भी एक्ट करते हैं, या तो कोई एक्ट करते हैं या फिर कोई ओमिशन करते हैं। ओमिशन मतलब होता है कोई एक्ट ना करना जो कि लीगल ड्यूटी है करना, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि आपको ये चीज़ करनी थी आपने नहीं करी, या एक्ट मतलब जो चीज़ नहीं करनी थी वो कर दी। दोनों ही चीज़ ऑफेंसेस हो सकती हैं। किसी उस एक्ट को करना जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, जिसे आपको नहीं करना है, या फिर उस एक्ट को ना करना जो कि लॉ में बताया गया है आपकी ड्यूटी है कि आपको करना है, और वो कॉन्ट्रेरी है इस प्रोविजंस, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ, मतलब जो यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं उसके कॉन्ट्ररी में जो एक्ट्स हैं या फिर ओमिशंस हैं, तो उसके लिए वो गिल्टी होगा विद इन इंडिया। जिसके लिए वो गिल्टी है विद इन इंडिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इस कोड के अंडर। इतनी सी बात करता है सेक्शन 2। तो इसमें एक चीज़ और पता चलती है कि फॉरेनर्स को भी ट्राई करा जा सकता है इंडिया में, अगर वो इंडिया में आके कोई ऑफेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन दिया है, एवरी सिटीजन नहीं दिया, और वो इंडिया के अंदर ऑफेंस कर रहे हैं और वो इंडिया के अंदर गिल्टी है उस ऑफेंस के लिए, कोई एक्टिव ओमिशन करते हैं, तो उसके अंडर उसे ट्राई किया जा सकता है और उसे पनिशमेंट मिलेगी इस कोड के अंडर। ये कहता है सेक्शन 2। अब आ जाओ सेक्शन 3 पे, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। मतलब वो कमिट किए गए हैं इंडिया से बाहर, ठीक है, लेकिन जिसके द्वारा कमिट किए गए हैं वो लाइबल है इंडियन लॉज के द्वारा पनिश होने के लिए, या इंडियन लॉज के अंडर लाइबल है वो पर्सन, ठीक है। तो उसका क्या एप्लीकेशन होगा? एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस। So any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। क्या कहता है ये सेक्शन? कोई भी पर्सन जो कि लायबल है इंडियन लॉज के द्वारा, इंडियन लॉज के द्वारा मतलब जो कोई इंडिया का सिटीजन है जो इंडियन लॉज के द्वारा लायबल है, इंडियन लॉज के परव्यू में है, वो अगर इंडिया के बाहर कोई एक्ट कमिट करता है बियॉन्ड इंडिया,
तो उसे ऐसे डील करा जाएगा जैसे कि उसने वो एक्ट इंडिया के अंदर ही कमिट करा है। जैसे कि मान लो अगर आप कहीं दुबई घूमने गए, दुबई में आपने कोई भी ऐसा एक्ट कमिट कर दिया जो कि इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है, आईपीसी में, लाइक मर्डर, डकैती, कोई भी एक्ट, और आप इंडिया के सिटीजन हो और आप इंडियन लॉज के परव्यू में हो और लायबल हो इंडियन लॉज के द्वारा, आईपीसी के द्वारा लायबल हो, तो आपको ऐसे ट्रीट करा जाएगा जैसे कि आपने वो एक्ट दुबई में नहीं, इंडिया में किया है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग कि ऑफेंस कमिटेड हुआ बियॉन्ड इंडिया पर शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। इस कोड के प्रोविजंस के द्वारा डेल्ट किया जाएगा। कैसे? इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। जैसे कि वो एक्ट आपने इंडिया के अंदर ही रहकर किया है, तो आपको आईपीसी के प्रोविजन से वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे आपको तब किया जाता जब आप इंडिया में रह के वो ऑफेंस करते। सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है गाइस? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये इस कोड के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करता है कहाँ तक? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस तक। मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो सेक्शन 2 है वो बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की, और 3 और 4 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की। सो क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, मतलब जो प्रोविजंस हैं इस कोड में दिए हुए, जो सेक्शंस हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं ऑल्सो टू, मतलब उन ऑफेंसेस पे भी जो कि कमिटेड किए गए हैं। पहला, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि इंडिया के बाहर जाके कोई एक्ट कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा भी कि फिर उसे कैसे डील करा जाएगा, जैसे कि उसने इंडिया में वो ऑफेंस कमिट करा है, फिर वो इसी एक्ट के अंदर ट्रायबल होगा। तो ये उसे एक्सटेंड कर रहा है इसके जुरिस्डिक्शन को। पहला किस चीज़ पे है? पहला अप्लाई होता है इसका सब क्लॉज 1 सिटीजन ऑफ इंडिया पे जो कि इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है। सब क्लॉज 2 एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी पर्सन जो किसी शिप पे है या किसी एयरक्राफ्ट पे है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है, कोई भी शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई ऑफेंस अगर कोई पर्सन करता है तो उस पर भी ये कोड जो है वो अप्लाई करेगा। मान लो आप किसी क्रूज़ पे हो, घूमने गए हो, या किसी शिप पे हो, शिप के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे आप किसी का मर्डर कर देते हो, वहाँ पे आप कोई ऑफेंस कर देते हो, तो वहाँ पे आप किस लॉ के द्वारा ट्राई करे जाओगे? इंडियन लॉ के द्वारा, अगर कि वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो। थर्ड, एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऊपर देखो क्या दिया है, एनी सिटीजन, मतलब इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जाके, और एनी पर्सन मतलब यहाँ पे फॉरेनर भी इंक्लूडेड है। अगर कोई शिप है उस पर कोई फॉरेनर है और वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर एक शिप है और उस पर कोई फॉरेनर ट्रैवल कर रहा है और वो कोई ऑफेंस कर देता है तो वो भी इंडियन लॉ से ट्रायबल होगा। लेकिन क्यों? बस कंडीशन क्या है? वो शिप रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में। थर्ड, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर या किसी भी प्लेस पे इंडिया को छोड़ के कमिट करता है कोई ऑफेंस जो टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कोई भी रिसोर्स कंप्यूटर की जो इंडिया में लोकेटेड है। कैसे? अरे इंडिया में भी तो बहुत सारा डाटा है जो सेव्ड है। मान लो पीएमओ को कोई हैक कर ले, मान लो इंडिया के किसी सिस्टम को हैक कर ले, डीआरडीओ है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका अपना डाटा होता है। तो कंप्यूटर रिसोर्स अगर उनकी कोई हैक कर लेता है और वो इंडिया में लोकेटेड और करता वो बाहर से, अमेरिका से कर रहा है, दुबई से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, तो उसे भी इंडियन लॉ के द्वारा ट्राई करा जा सकता है। बस द कंडीशन इज दैट द कंप्यूटर रिसोर्स मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया, और यहाँ पे भी पर्सन दिया गया है, मतलब सिटीजन नहीं, कोई फॉरेनर भी इंक्लूडेड है। सो सेक्शन नंबर 4 इसी बारे में बात करता है। ये एक्सप्लेनेशन इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। कंप्यूटर रिसोर्स दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्लॉज के में सब सेक्शन 1 के, और ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि ऑफेंस यहाँ पे उसको नहीं कहा गया ऑफेंस जो सिर्फ इंडिया में है। एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ऑफेंस इसमें मतलब है कोई भी एक्ट जो कमिटेड इंडिया के बाहर हो तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा जैसे वो इंडिया में ऑफेंस किया गया है। सेक्शन 5 इज एन एग्जेम्पशन क्लॉज। What is its heading? Certain laws not to be affected by this act. कुछ laws हैं जो इस act से affected नहीं होंगे। Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. आप सबको ये पता है that whenever there is a special or local law, it always prevail the general law.
तो इसमें इतनी सी बात कही गई है कि आईपीसी के प्रोविजंस कभी भी उस एक्ट पे इफेक्ट नहीं करेंगे जो कि बनाए गए हैं पनिश करने के लिए किन्हें, जो कि सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है या फिर प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ पे भी आईपीसी के प्रोविजंस का इफेक्ट नहीं होगा।